ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आप सभी का हमारी विशेष खबरों की खबरों में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पहले आपको जानकारी दी थी कि इस खबरों की खबर में और विशेष शो में हम अखबारों की चर्चा करते हैं। जिन अखबारों में जो बढ़िया खबरें दिल्ली वालों के लिए छपी हैं, दिल्ली वालों के मतलब के लिए छपी हैं, उन खबर का विश्लेषण करके आप सभी के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं और आपको ये बताने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार आप खबरों के माध्यम से सचेत हो सकते हैं और आने वाले भविष्य में दिल्ली के अंदर क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं, ये भी हम आपको बताने का इस पूरे खबर में प्रयास करेंगे। सबसे पहली खबर का मैं आपको स्वागत करता हूं। इसमें जो है हिंदुस्तान अखबार में एक खबर छपी है जिसमें साफ तौर से ये बताया गया है दिल्ली वालों के लिए कि दिल्ली में तीसरी कार ईवी लेना अनिवार्य होगा। अब इसमें यह बताया गया है कि ई वाहन नीति 2.0 जल्द ही दिल्ली के अंदर लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से अगर कोई भी व्यक्ति कोई तीसरा वाहन लेता है, कोई तीसरा निजी वाहन लेता है, तो उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेना पड़ेगा। यानी कि वो पेट्रोल या डीजल या सीएनजी गाड़ी नहीं लेगा, सीधे सीधे तौर पर उसको इलेक्ट्रिक वाहन ही तीसरा वाहन लेना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपके परिवार में 2 गाड़ी पहले से ही है, आपके किसी परिवारजन पर उसको नामित है और आप तीसरी गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ऐसी बाध्य कर दिया जाएगा कि आप जो तीसरी गाड़ी लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ आप इलेक्ट्रिक वाहन ही लेंगे। ऐसी नीति बनाई गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह इस मीटिंग में शामिल थे। उन्होंने इस प्रस्ताव को अभी उनके सामने रखा गया है। आने वाले समय में दिल्ली सरकार के कैबिनेट के माध्यम से इसको विधानसभा में पेश किया जाएगा और हो सकता है कि आने वाले समय में इसको मंजूरी भी दे दी जाए, क्योंकि ये बताया गया है कि 2027 तक दिल्ली के अंदर लगभग 95% वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का प्रस्ताव है, उस पर विचार किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए और दिल्ली की हवा के लिए ये बहुत अच्छी खबर होगी कि अगर इस तरह का कोई प्रस्ताव पास हो जाता, कोई कानून बनता है। इसमें इस आर्टिकल में एक चीज और बताया गया है कि 2030 की शुरुआत में कोई भी ऑटो सीएनजी के रूप में पंजीकृत नहीं होगा, केवल ई ऑटो रिक्शा को ही मंजूरी दी जाएगी। यानी कि 2030 तक संपूर्ण रूप से दिल्ली का जो ऑटो है, जो दिल्ली की एक लाइफलाइन कही जाती है, उसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक में चेंज कर दिया जाएगा। उसको किसी भी प्रकार का सीएनजी लाइसेंस देना बंद कर दिया जाएगा। तो ऑटो वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है कि धीरे धीरे वो अपने वाहन जो है, अगर वो नए वाहन ले रहे हैं तो 2030 से पहले पहले वो उनको इलेक्ट्रिक में परिवर्तित कर लें। ये पूरी खबर थी और इसके माध्यम से हमने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार जो है इस नई नीति में अगर ये लागू होती है तो निश्चित रूप से दिल्ली वालों को एक सुविधा भी मिलेगी और कुछ लोगों को इसका नुकसान भी उठाना पड़ेगा। अब हम दूसरी खबर की ओर चलते हैं। तो इसमें अपराधियों को पकड़ने के लिए माह में 2 बार रात्रि गश्त करेगी दिल्ली पुलिस। ऐसा जो है आदेश दिया है पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा जी ने। उनकी तरफ से दिल्ली के सभी जिलों को ऐसा आदेश उनको भेजा गया, सभी डीसीपीओ को, कि जो भी 1 महीने के अंदर अपने इलाके में उस थाने के अधिकारियों को अपने एरिया में जाकर महीने में 2 बार जरूर गश्त करनी है। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और आपने पहले भी ऐसी फुटेज, ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जिसमें अमित शाह के साथ दिल्ली सरकार की मीटिंग हुई थी। दिल्ली के गृह मंत्री और इसके अलावा दिल्ली केंद्र के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर सभी लोग शामिल हुए थे और उसमें बड़ा फैसला लिया गया था कि किस तरीके से कानून व्यवस्था सुधारी जाएगी। तो इसमें अभी एक नया फैसला ये आया है पुलिस आयुक्त के माध्यम से कि रात्रि गश्त दिल्ली के अंदर 1 महीने में 2 बार करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब हम चलते हैं तीसरी खबर की ओर। चूंकि भारत का नाम लगातार रोशन होता जा रहा है, विश्व पटल पर लगातार जो है छाप भारत अपनी छोड़ता जा रहा है। तो कनाडा में जिस तरीके से चीजें पहले से चल रही थी, जिस तरीके से, और जो ट्रूडो प्रधानमंत्री थे, उनको हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार भारत के लोग उनकी नीति थी, परंतु सरकार बदल चुकी है, प्रधानमंत्री बदल चुके हैं और अब दिल्ली में जन्मी कमल खेड़ा को जो है कनाडा में स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। इस मौके पर जो खेड़ा है उन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनकी खुशी जाहिर की है उन्होंने। चूंकि ऐसा भी रिपोर्ट में छपा है कि पहले वो नर्स थी और नर्स के बाद वो आज दिल्ली की जो कनाडा है उसकी स्वास्थ्य मंत्री बन चुकी हैं। एक नर्स के रूप में मेरी प्राथमिकता हमेशा अपने मरीजों को ठीक करना, इसी उद्देश्य का साथ काम करूंगी और पीएम कार्नी के विश्वास के लिए बहुत आभारी हूं। कमल खेड़ा ये जो है दिल्ली की रहने वाली थी और इनको अब कनाडा के अंदर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया है। अनीता आनंद 2019 में बनी थी सांसद, इनको भी जो है दिल्ली वहां पर कनाडा सरकार में मंत्री का पद दिया गया है। ये भी चूंकि भारत की ही रहने वाली है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। तो एक बड़ा जो इंस्टा पर लोग, सोशल मीडिया पर जो लोग चैट करते हैं उनके लिए खबर है। अखबार ने प्रिंट किया है, नवभारत टाइम्स ने, कि फर्जी आईडी
बनाकर की दोस्ती, मिलने बुलाया, नाबालिग को किया किडनैप। तो जिस तरीके से इंस्टाग्राम पर लगातार लोग गर्लफ्रेंड बनाने की जो कोशिश करते हैं, जो आज के नवयुवक हैं, और कैसे भी मैसेज आता है तो उसको तुरंत रिप्लाई दे देते हैं, उसको फ्रेंड समझ लेते हैं, उसको वास्तविकता समझ लेते हैं। तो फर्जी आईडी बनाकर 3 से 4 युवकों ने एक प्लान बनाया। उनमें से किसी एक दोस्त ने जो है एक स्कूटी खरीदी थी, उसका उसको बिल पे करना था। तो 18,000 रुपये उसने पहले डाउन पेमेंट कर दी थी, बाकी की जो पेमेंट उसको करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने एक वेब सीरीज देखी, एक टीवी शो देखा, जिसमें उन्होंने देखा कि किस तरीके से फर्जी आईडी बनाई जाती है इंस्टाग्राम पर। उन्होंने भी वही तरकीब अपनाई, आईडी बनाई, और उसके बाद उन्होंने उस आईडी के माध्यम से उस लड़के को मैसेज किया, उससे दोस्ती की, उसको साकेत मेट्रो स्टेशन पर बुलाया मिलने के लिए। जब वो लड़का मिलने के लिए आया तो वहां से उसको किडनैप कर लिया गया, और महरौली जंगल से उनके पेरेंट्स को फोन किया गया कि आपका लड़का हमारे कब्जे में है, आप 50,000 रुपये लेकर आ जाइए और अपने लड़के को ले जाइए। दिल्ली पुलिस को उसकी सूचना मिली। दिल्ली पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के अंदर इस पूरे जो अपराध को इन्होंने अंजाम दिया था, व्हाट्सएप के माध्यम से इन्होंने स्कैनर भेजा था, तो वहां से करंट लोकेशन एक्सेस करके दिल्ली पुलिस ने तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और एक सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया। और पुलिस ने बताया कि इस तरह के इंस्टाग्राम चैट से या किसी पर भी मिलने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो पूर्ण सिक्योरिटी के साथ जाएं, पहली बात, और ऐसे लोगों पर विश्वास ही ना करें, सबसे पहली बात तो यही। तो लोन चुकाने के लिए उन्होंने सारी हरकतें की थी। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है, जैसा कि आप सबने कल भी सुना होगा और ये आप विजुअल भी देख रहे होंगे, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता खुद ही बताते हुए प्रयास कर रही है कि किस प्रकार दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। तो अखबार ने प्रिंट किया है, रेखा गुप्ता ने किसान प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इनमें जो मुद्दे प्रमुख तौर से रखे गए, मैं उन मुद्दों पर आपको बता देता हूँ कि क्या क्या मुद्दे जो है किसानों ने, दिल्ली देहात के जो किसान है उन्होंने क्या क्या मुद्दे रखे। चूंकि दिल्ली देहात के किसानों ने एक बड़ी भूमिका दिल्ली में भाजपा को जिताने में अहम भूमिका निभाई है, 7 सांसदों को जिताने में भी, और दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव हुए इसमें भी जिताने में। जितनी भी ग्रामीण क्षेत्र की सीटें हैं सभी पर कहीं ना कहीं भाजपा विजय हुई है। तो इसमें सबसे पहले तालाब का सौंदर्यीकरण की लोगों ने मांग रखी, ग्राम सभा की जमीन का सही उपयोग करने की बात रखी, लाल डोरा बढ़ाने की जरूरत को ऊपर ध्यान रखने की बात रखी ग्रामीणों ने, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था की बात की गई, और केंद्र की परियोजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाना, क्योंकि दिल्ली में अधिकतर किसान अभी भी ऐसे हैं जिनको जो किसान सम्मान निधि है उसका फायदा नहीं पहुंचता है। तो उसको लेकर भी दिल्ली के किसानों ने अपनी नाराजगी जाहिर की और आश्वासन चाहा कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चूंकि भाजपा सरकार से हैं तो हो सके कि दिल्ली में जो केंद्र की योजनाएं हैं वो दिल्ली के किसानों के लिए भी लागू हों और दिल्ली के किसानों को फायदा पहुंच पाए। अगली खबर की ओर चलते हैं। इसमें नव भारत ने प्रिंट किया है, इसमें डीडीए ने 2 साल में बेचे रिकॉर्ड फ्लैट्स। हम आपको लगातार ये दिखाते रहते हैं कि डीडीए जो फ्लैट्स बनाता है उसकी हालत किस तरह से खस्ता है, परंतु डीडीए ने अब नया एक रिकॉर्ड कायम किया है। उसने ये कायम किया है कि लगभग 5185 करोड़ रेवेन्यू मिला अप्रैल 2023 से फरवरी 2025 तक डीडीए को। और ये ऐसा पहली बार हुआ है जब एक दशक में डीडीए को इतनी बड़ी रकम फ्लैट्स बेचकर प्राप्त हुई हो। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारी एजेंसी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पर कि लोग जो है भरोसा जता रहे हैं डीडीए के फ्लैट्स पर। इसमें एक चीज और बताया गया है कि 15,000 से अधिक फ्लैट्स बेचकर बैकलॉग क्लियर किया, सुधारी फाइनेंशियल हालत। ये भी एक हेडिंग में, सब हेडिंग में अखबार ने ऐड किया है। इसमें एक चीज और बताया है कि डीडीए ने एक दशक में सबसे अधिक फ्लैट्स बेचने का रिकॉर्ड भी कायम किया, और वहीं इस साल डीडीए का हाउसिंग कर से रेवेन्यू कनेक्शन भी काफी अधिक हुआ है। इसमें डीडीए की फाइनेंशियल स्थिति सुधरी है। इसमें एक चीज और बताया गया है कि 2000 अप्रैल 2015 से मार्च 2023 तक फ्लैट बेचकर 4462 करोड़ रुपए रेवेन्यू हासिल किए थे, परंतु अब जो है लगभग 5185 करोड़ रुपए रेवेन्यू डीडीए ने हासिल किए। तो निश्चित रूप से डीडीए के लिए भी एक अच्छी खबर, और जो लोग डीडीए पर विश्वास कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। अब बात करें अगली खबर की, ये भी नवभारत टाइम्स में प्रिंट हुई है। अब लीजिए गहरी सांसों का मजा, दिल्ली एनसीआर की हवा 3 साल में सबसे साफ। ग्रैब कोन का नियम भी जो प्रतिबंध लगे हुए थे वो भी हटाया गया, क्योंकि आप सभी को जानकारी होगी कि कल जिस तरीके से हवाएं चली थी दिल्ली के अंदर, काफी मौसम सुहाना था, कुछ हद तक बारिश भी कई कई जगहों पर हुई, हल्की बूंदाबांदी हुई। तो उसके बाद दिल्ली का जो एयर इंडेक्स था वो 85 रिकॉर्ड किया, यानी कि पिछले कई सालों में सबसे बेहतर रिकॉर्ड किया गया। और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की बात थी कि हालांकि दिल्ली की हवा, अभी देखने वाली विषय ये होगा कि आने वाले समय में कितनी सुधरती है, परंतु अभी जो है जिस तरीके से
दिल्ली के एनसीआर के क्षेत्र भी काफी इसमें सुधार रहे। दिल्ली का तो 85 बताया गया, गाजियाबाद का 76 बताया गया, नोएडा का 74 बताया गया और गुड़गांव का जो है 70 बताया गया। इसके अलावा फरीदाबाद का 67 बताया गया। यानी कि पूरा का पूरा दिल्ली का एनसीआर का जो एक्यूआई था वो ठंडी हवाओं के साथ ही बड़ा ही सुहाना बना रहा और लोगों ने भरपूर तरीके से सांस ली। तो दिल्ली वालों को भी शुभकामनाएं और देखना ये होगा कि इसको कितने दिनों तक कायम रखा जा सकता है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। तो अगली खबर है, हम जैसे कि लगातार आपको बताते रहते हैं कि किस प्रकार दिल्ली के अंदर आवारा पशु की समस्या लगातार बनी हुई है और हम आपको ग्राउंड पर उतर कर दिखाते हैं कि किस प्रकार जो सड़कों पर गाय और पशु छोड़े जाते हैं वो किसी न किसी नामित व्यक्ति के होते हैं। यानी कि किसी न किसी के द्वारा वो पशु संचालित होते हैं, उनका दूध निकाल कर फिर सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। तो एक बार फिर से दिल्ली में पशु जो है मौत का कारण बन गए हैं। नरेला से खबर आई है, दैनिक जागरण ने खबर छापी है। नरेला में रेडी लेकर जा रहे शख्स पर सांड ने किया हमला, जान चली गई उसकी। और लोगों ने जो है प्रदर्शन भी किया, एमसीडी का घेराव भी किया। इसमें जो है सनाउल्लाह का नाम बताया गया शख्स का, जो है फल की रेडी लेकर जा रहा था। उसी दौरान एक सांड आता है सड़क पर और उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद उनके सर पर गंभीर चोट लगती है। वहां पर खून बहता है, उनका मुंह से भी खून बहता है, ऐसा बताया गया रिपोर्ट्स में। और जैसे ही उनको अस्पताल ले जाया गया वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। तो एक पशु के कारण जो है मृत्यु हुई है, परंतु इसमें सीधे तौर पर जिम्मेदार वो लोग हैं जिनके ये पशु हैं। लोगों ने प्रदर्शन करते हुए ये आरोप लगाया कि एमसीडी कभी भी क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने का काम नहीं करती, बल्कि ये दिल्ली एमसीडी का काम है। दिल्ली एमसीडी की जिम्मेदारी है कि जो आवारा पशु हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और अखबार ने यह भी बताया है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि इस तरह की घटना घटित हुई है। इससे पहले 13 अगस्त 2024 को रोहिणी में गाय के हमले से पंजाब नेशनल बैंक की सेवानिवृत्त प्रबंधक की मौत हो गई थी। 15 अगस्त 2024 को बाहरी रिंग रोड पर डॉक्टर मोहम्मद की गोवंश के माध्यम से टकराकर उनकी मृत्यु हो गई थी। और 7 मार्च 2025 को अलीपुर में अशोक कुमार का सांड से टकराने के बाद जो है उन पर हमला कर दिया था, तो उनकी मौत हो गई थी। तो लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूर्ण तरीके से दिल्ली एमसीडी की है, दिल्ली सरकार की है। अब हम बात करें अगली खबर की, तो इसमें एक खबर जो है बेहद ही दर्दनाक खबर आई है किराड़ी से, जहां पर मच्छर भगाने वाली कोयल में कमरे में आग लग गई, जिसके बाद जो है एक मनदीप नाम के शख्स की जो है मनदीप खत्री नाम के शख्स की मृत्यु हो गई। क्योंकि हुआ ये था कि दिल्ली में जिस दिन होली का दहन हुआ था उसी दिन वो शख्स रात में 1-1:30 बजे के बाद अपने घर में सोने के लिए गया। और जब वो सो रहा था तो ऐसा बताया गया कि जो कोयल होती है, मच्छर भगाने वाली जो कोयल होती है, वो जलाकर वो सोया था, जिसके कारण उसके घर में आग लग गई और वो शख्स जो है जलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस ने जो है बीएनएस की धारा में अभी केस दर्ज कर लिया है और ये भी बताया गया कि इसकी अन्य कारणों के माध्यम से भी जांच पड़ताल की जा रही है कि कोई अन्य कारण भी इसके पीछे है क्या। और चूंकि परिवार को जब पता लगा था तो परिवार ने उस टाइम पर पुलिस को कॉल किया, जब तक जो है उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी उस कमरे में जलकर। तो निश्चित रूप से दुखद बड़ी खबर। और जो लोग इस तरह की कोयल जलाकर बंद कमरे में सोते हैं तो उनको सावधानी बरतने की आवश्यकता भी है। इस खबर के बाद एक खबर जो सबसे महत्वपूर्ण आज छाई हुई है, सभी अखबारों में लगभग प्रिंट की है, उसमें दैनिक जागरण ने भी प्रिंट की है कि मतदाता पहचान पत्र को आधार लिंक करने की तैयारी अब की जा रही है। आने वाले 18 मार्च को एक बैठक की जाएगी चुनाव आयोग के माध्यम से, जिसके माध्यम से ये डिसाइड किया गया है कि चूंकि पहले से कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों ने आरोप लगाए हैं कि पहचान पत्र में धांधली की जाती है, फर्जी पहचान पत्र बनाए जाते हैं, तो उसको लेकर अब एक नया नियम ये बनाया गया है कि आने वाले 18 तारीख को चुनाव आयोग तो बैठक करेगा, जिसमें ये फैसला लिया जाएगा कि आधार को पहचान पत्र से लिंक कर दिया जाए, जिससे फर्जी पहचान पत्र ना बन पाए, फर्जी तरीके से वोटिंग ना हो पाए और जिसने एक बार वोट डाल दिया दोबारा फर्जी तरीके से वो वोटिंग ना कर पाए। अधिकतर मुस्लिम एरिया में इस तरह की चीजें देखी जाती है। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग का ये जो कदम है आने वाले 18 तारीख को प्रस्तावित है, अगर ये मंजूर हो जाता तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के सामने जो कमियां आती हैं, पार्टियां जो रखती हैं, अपनी संशय रखती हैं, वो कहीं ना कहीं दूर भी होंगी। और जो लोग मतदाता सूची में शामिल हैं, जिनके पास पहचान पत्र है, उनके लिए भी बड़ी खबर है कि आने वाले समय में आपको पहचान पत्र आधार से लिंक करवाना पड़ सकता है। तो इसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। हम बात करें अगली खबर की, तो होली चूंकि निकल चुकी है और होली में निश्चित रूप से हर साल जो है अपराध दर्ज किए जाते हैं। तो होली के दिन भी होली के हुड़दंग में 4 लोगों की मौत हुई है दिल्ली के अंदर। पूरे दिल्ली में 4 लोगों की मौत हुई और इसमें लगभग 500 से अधिक घायल लोग एम्स के ट्रॉमा सेंटर में पहुंचे थे। सिर्फ एम्स का ये
आंकड़ा है, तो आप समझे बाकी सरकारी अस्पतालों में, बाकी छोटे-मोटे डिस्पेंसरियों में कितने लोग घायल रूप में पहुंचे होंगे, जिसमें से 4 लोगों की जो है मृत्यु इसमें हो गई और किसी न किसी अपराध के तहत इन लोगों को मारा गया, किसी को चाकू से, किसी को गोली से, इस तरह की घटनाएं इसमें शामिल हैं। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं होली के दम पर इस बार जो है अपराध का ग्राफ बढ़ा, घटने की बजाय। दिल्ली पुलिस ने हालांकि कई जगह नाकेबंदी की थी, लेकिन परंतु उस तरह का सफल होता हुआ नाकेबंदी दिखा देता हुआ नजर नहीं आया। अब हम बात करें अगली खबर की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दिल्ली में अधिकतर जब भी कोई गाड़ी कहीं पर पार्क करता है तो उसको ये विश्वास नहीं होता है कि अगर मैं यहाँ पर गाड़ी पार्क कर रहा हूँ तो मेरी गाड़ी चोरी नहीं होगी, और गाड़ी चोरी हो जाए तो उसके बाद उसको ये एक संशय रहता है कि मेरी गाड़ी मिलेगी नहीं, और उसका संशय भी बिल्कुल सही है, क्योंकि एक रिपोर्ट छापी है दैनिक जागरण ने, उसने ये प्रिंट किया कि कभी नहीं मिलते चोरी हुए, कभी कभी नहीं मिलते चोरी हुए 82% वाहन, ऐसी रिपोर्ट्स में अखबार ने जो है दावा किया है। अब जो वाहन चोरी होते हैं उसमें पिछले साल राजधानी दिल्ली में चोरी हुए 39,976 वाहन, 7323 वाहन ही सिर्फ मिल पाए। निश्चित रूप से कहना कि एक बड़ा आंकड़ा, जो जो चोर हैं वो चोरी कर जो बाइक ले जाते हैं, जो दो पहिए हो गए, तिपहिए हो गए या चार पहिए हो गए, जो एक बार चोरी हो गई शायद उसका मिलना दिल्ली के अंदर नामुमकिन है, ये समझिए, क्योंकि 82% वाहन मिल ही नहीं पाते हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इसके ऊपर सफाई भी दी है। दिल्ली पुलिस ने यह भी बताया है कि लगभग 105 से अधिक वाहन रोज चोरी होते हैं दिल्ली में, और हर 15 मिनट में एक वाहन चोरी हो जाता है दिल्ली में। ये स्थिति दिल्ली के अंदर बनी हुई है। 30% चोरी किए गए वाहनों का इस्तेमाल अपराध में होता है, कहीं पर गोली मारने पर, कहीं पर अपराधियों को डराने धमकाने का। आपने पिछले बार कई वारदातें सुनी होंगी जिसमें साफ तौर से देखा गया कि फलाने शोरूम पर फायरिंग की गई, परंतु जब बाइक का नंबर खंगाला गया तो वो बाइक चोरी पाई गई। तो इस तरह की घटनाएं भी लगातार हो रही हैं, और सिर्फ और सिर्फ 18% मामलों में ही जो सुनवाई हो पाई। दिल्ली पुलिस ने ये सफाई देते हुए बताया है कि बरामदगी की दर बढ़ाने के लिए दिए गए हैं निर्देश, यानी कि एक निर्देश ये दिया गया है कि सभी 15 जिलों में पुलिस जिले के वाहन चोरी के निरोधक दस्ते समेत क्राइम ब्रांच व अन्य यूनिटों को वाहन चोरों को पकड़े व उनसे अधिक से अधिक वाहनों को बरामदगी के लिए निर्देश इस तरह का दिया गया जब ये रिपोर्ट छपी है। इसमें दिल्ली पुलिस ने ये बताया है कि चूंकि ऐसा पहली बार है कि दिल्ली के अंदर ऑनलाइन एफआईआर दर्ज हो जा रही है। बाकी राज्यों में इस तरह की और बाकी देशों में भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाए, क्योंकि पहले क्या होता था कि लोग थाने में जाते थे, वहां पर एफआईआर दर्ज नहीं होती थी, परंतु अब लोग ऑनलाइन के माध्यम से अपने वाहन चोरी की एफआईआर दर्ज कर दे रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने एक और खुलासा इसमें यह किया है कि बाहरी दिल्ली के जो लोग बाहर दिल्ली के एनसीआर में रहते हैं, वो भी दिल्ली के एड्रेस पर अपने वाहन चोरी की कंप्लेन लिखवा देते हैं, किसी रिश्तेदार के उस पर कंप्लेन लिखवा देते हैं, उनके उस पर ही वो दिल्ली से वाहन निकलवाते हैं, और वो रहते हैं दिल्ली से बाहर। तो इस कारण भी जो आपराधिक घटनाएं वो बढ़ रही हैं, उस कारण भी जो ये चोरी की घटनाएं, इसकी रिपोर्ट अत्यधिक दर्ज हो रही है और मामले का निपटारा नहीं हो पा रहा है। तो अब जब भी आप कहीं वाहन खड़ी करें तो अपनी जिम्मेदारी पर खड़ी करें। इस रिपोर्ट का बताने का मेरा माध्यम यही था कि दिवाली, अगर आप दिल्ली में आपकी गाड़ी एक बार चोरी हो गई तो दोबारा मिलने की आप उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि 82% ऐसा रिकॉर्ड है कि वाहन चोरी हुए मिलते नहीं है। अब हम अगली खबर की ओर चलें तो हरियाणा में सबके साथ सड़कों पर अब नहीं कर सकेंगे प्रदर्शन, इस तरह का एक नियम जो है हरियाणा सरकार बनाने वाली है। आने वाले समय में उन्होंने प्रस्ताव कैबिनेट में पेश किया है और विधानसभा में चर्चा के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जहां पर अब किसी भी प्रकार से सब रखकर आप हरियाणा में कहीं भी सड़क पर प्रदर्शन नहीं कर सकते। आपके खिलाफ जो है मुकदमा हो सकता है, आपको 6 महीने की सजा भी हो सकती है। इस तरह का कानून बहुत जल्द हरियाणा में बनने वाला है। हम चलें अगली खबर और आखिरी खबर की ओर अपने। तो जैसा कि आप लगातार ये देखते रहे कि हिंदू संगठन ताजमहल को लेकर लगातार ये दावा करते रहे कि वहां पर शिवालय स्थापित है और वो शिव का मंदिर है। तो एक चीज यहाँ पर होली के दिन ये देखने को मिली कि भगवान शिव का वेश धारण कर ताजमहल देखने पहुंचे आदिदेव। अखबार ने ये प्रिंट किया है और इसमें अखबार ने ये बताया है कि एक शख्स जो है भगवान शिव का वेश धारण कर मध्य प्रदेश से जो आया था, वो यहाँ पर आया और उसने आदिदेव बनकर ताजमहल के अंदर प्रवेश करना चाहा, त्रिशूल और डमरू लेकर प्रवेश करना चाहा, परंतु वहां पर सुरक्षा एजेंसी ने उसको रोक दिया। उसके बाद उसने मिन्नतें की और डमरू और त्रिशूल बाहर रखने के बाद उसको प्रवेश दिया गया और वो फाइनली ताजमहल के अंदर बाबा भोलेनाथ का वेश धारण कर वो गया और वहां पर उसने चीजें देखी और लोगों को ये बताने का प्रयास किया। जब उससे पूछा गया
कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने वेश धारण कर कर क्यों किया। तो उसने बताया कि मेरा ये मतलब था कि लोगों को अपनी संस्कृति के बारे में, अपने स्मारकों के बारे में, अपनी संस्कृति के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया जाए। लोगों को बताया जाए कि किस प्रकार ताजमहल कहीं न कहीं एक पुरानी इमारत है और उसको कहीं न कहीं एक संस्कृति से भी जोड़कर देखा जाना चाहिए। हालाँकि इसका एंगल आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। आपका कोई भी इस खबरों को लेकर, इस विशेष एपिसोड को लेकर कोई राय हो, आप कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।